वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको 14 अक्टूबर के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड 15 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे विद द एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी चर्चा में भी है। हाल ही में जो है DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो है DGCA, तो ये जो है ये क्या करता है, जो भी ड्रग्स होता है या जो दवाएं होती हैं उनको मंजूरी देता है। तो अभी रिसेंटली इसने जो है 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए किस टीके को मान्यता दी है। तो ये अभी जो है कोवैक्सीन को मान्यता दी है, आपको याद रखना है। अभी ये जो है ना DCGI, इसकी अभी मुझे फुल फॉर्म प्रॉपरली पता नहीं है, ठीक है ना। ड्रग कंट्रोलर ये पक्का है। ये अगर इसकी फुल फॉर्म आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, अदरवाइज मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगा। तो 2 से 18 वर्ष के बच्चों को भी अब वैक्सीन लगेगी एंड इसके लिए अभी जो है कोवैक्सीन को जो है ये मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बनाई गई है भारत बायोटेक के द्वारा इन द हैदराबाद विद द ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके साथ मिलकर ये बनी है पूर्ण तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन। एंड ये अभी जो है 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए इसका जो है ट्रायल चले थे, अलग अलग 3 फेज में चले। तो एक तो पहले जो है 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, फिर 6 से 12 वर्ष के लिए, फिर 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ट्रायल चले एंड उनके रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद जो है ये अभी इसको मान्यता दी है। तो अभी जो है कुछ टाइम बाद बच्चों को भी वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल भारत में 3 वैक्सीन लग रही है। कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के मैक्सिमम लोगों को ये लगी है काफ़ी ज़्यादा, एंड स्पुतनिक वी जो है ये रशिया की है, ये भी इंडिया में अभी एक्टिवली काम कर रही है। तो ये 3 वैक्सीन आपको प्रॉपरली याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, मैं आपको कुछ डिटेल्स और दे देता हूँ यहाँ पर। कोवैक्सीन का कोड नेम क्या है, तो BBV152 इसका कोड नेम है। ये जो है निष्क्रिय वायरस आधारित, यानी कि अगर बात की जाए डीएक्टिव वायरस आधारित ये जो है कोविड-19 की वैक्सीन है और इसको भारत बायोटेक ने बनाया है ICMR की हेल्प से इन द हैदराबाद। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन शुरू हुई है। दुनिया की पहली कंप्लीट फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेन जो है ये जर्मनी में अभी शुरू हुई है, जर्मनी के हैम्बर्ग सिटी में, ठीक है ना। तो जर्मनी का एक हैम्बर्ग सिटी है, वहाँ पर ये शुरू हुई है। ये होगी वर्ल्ड की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन कंप्लीटली। अभी जो है इसमें जो है अगर बात की जाए यात्री नहीं बैठे हैं, यात्री जो है अगले महीने 1-2 महीने बाद जो है इसमें मतलब ये जो है रनिंग में आ जाएगी। लेकिन इसका जो है सफल ट्रायल हो चुका है, ये पहली ड्राइवरलेस ट्रेन अभी बनी है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, जर्मनी में। अच्छा, ये कहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया हैम्बर्ग में लॉन्च हुई है और इसको जो है सीमेंस और डॉयच बाहन द्वारा जो है विकसित किया था। डॉयच बाहन आपको पता होगा रेलवे के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की। तो इसने अभी जर्मनी में ये कारनामा किया है, आपको याद रखना। जर्मनी की कैपिटल क्या मिलेगी, बर्लिन मिलेगी आपको जर्मनी की कैपिटल। साथ में अगर बात करें जर्मन की चांसलर, तो एंजेला मर्कल ने इस्तीफा दे दिया। अब नया चांसलर कौन बनेगा उसके बारे में जब प्रॉपरली डिटेल्स मिलेगी तब मैं आपको बताऊंगा। साथ में यूरो है यहाँ की करेंसी, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड जर्मनी जो है 2024 का कौन सा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला, तो ये 2024 का जो है यूरो कप, ये वर्ल्ड कप नहीं है लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि 2024 में जर्मनी में आयोजित होगा। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश जो IEA का पूर्णकालिक सदस्य बना है। और IEA ने ही जो है भारत को जो है ऑफर दिया है कि आप इसका पूर्णकालिक सदस्य बन सकते हैं। तो भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ये IEA क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये अगर बात की जाए इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा महासंघ कह सकते हैं इसको। तो ये इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस है। 2017 में भारत इसका सहयोगी सदस्य बना था और उसके बाद अभी जो है अगर बात की जाए तो अब भारत बन जाएगा इसका पूर्णकालिक मेंबर, फुल टाइम मेंबर। मतलब IEA में अभी प्रेजेंट टाइम में 30 मेंबर है और 8 जो है ऑब्जर्वर कंट्री कह सकते हैं आप लोग। जिस तरह से SCO में भी ऑब्जर्वर कंट्री होती है, अभी ईरान ने जो है 9th मेंबर बनाए, तो इसी तरह से यहाँ पर भी चलता रहता है। IEA की स्थापना हुई थी 1974 में, पेरिस में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर्स। एंड ये क्या करता है, एनर्जी के मामले में जो है सभी देशों को एडवाइस देते हैं। इसके गाइडलाइंस होती हैं, जैसे इसकी ये गाइडलाइंस है कि जो भी जो एनर्जी मतलब
पावर प्लांट होते हैं ना, उनके पास एटलीस्ट 90 दिनों का बैकअप होना चाहिए। भारत में अभी बैकअप बहुत कम है, लेकिन भारत इन सब स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट कर देगा आफ्टर द जॉइन IEA। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस का भारत मेंबर बन सकता है। अच्छा, भारत और किन किन समूह का मेंबर है? वैसे तो बहुत सारे, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना, सार्क में तो भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश है सभी 8। इसके अलावा SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी भारत है। भारत 2017 में इसमें ज्वाइन हुआ था। इसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है, इसमें भी पाकिस्तान और भारत दोनों है। इसके अलावा ब्रिक्स है, इसमें भी भारत है, स्टार्टिंग से ही है फाउंडिंग मेंबर। इप्सा है एक, यानी कि इप्सा क्या है, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका है। साथ में और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन, G20 में भारत मिलेगा आपको। लेकिन ये जो कुछ रीजनल जैसे हैं समूह जिसमें भारत हैं मेंबर, बाकी UNO वगैरह में तो हैं, उसमें ऐसी कोई जो है बोलने वाली बात ही नहीं है, लेकिन इनमें भारत सदस्य हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात किया फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन है भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने? सो भारत पे के नए अध्यक्ष अभी कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं रजनीश कुमार। रजनीश कुमार पिछले 2 दिन पहले मैंने आपको इनका करंट अफेयर्स में करवाया था, और अभी फिर से ये करंट अफेयर्स में आ चुके हैं। रजनीश कुमार भारत पे के नए चेयरमैन बने हैं। अच्छा, भारत पे भी चर्चा में था। भारत पे ने एक्चुअल में क्या लॉन्च किया था कि अभी सामान खरीद लो, बाद में पैसे दे देना। 2 लाख तक की क्रेडिट सीमा दी थी। इसने एक ऐप लॉन्च किया था पोस्ट पे नाम से, तो वो भी याद रखना, पोस्ट पे नाम से जो है भारत पे नहीं लॉन्च किया था। भारत पे की स्थापना हुई थी 2018 में, मतलब 18 से ये शुरुआत हुआ था। तो अभी रजनीश कुमार इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। अच्छा, रजनीश कुमार जो है ना, ये SBI के चेयरमैन रह चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी SBI के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खरा साहब हैं। अश्विनी वैष्णव जो है हमारे रेल मंत्री हैं, और विजय शेखर शर्मा ये जो हैं पेटीएम के फाउंडर हैं, पेटीएम के फाउंडर और चेयरमैन भी हैं। अच्छा, रजनीश कुमार की रिसेंट में एक बुक आई है, आपको याद होना चाहिए, वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। ये द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट जो है, ये रजनीश कुमार की बुक है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, नोबेल प्राइज़ 2021 की वीडियो जो है, मतलब वीडियो तो अभी रिकॉर्ड करनी है, लेकिन उसकी PDF ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। साथ में मैं आपको क्या बताऊँगा, नोबेल पुरस्कार के बारे में पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेंगे हम लोग, फिर 2021 के बारे में सभी 6 फील्ड के नोबेल पुरस्कार जान लेंगे, और उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको जो है ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाए कि हाँ ये कहीं ना कहीं होगा। तो साथ में हम लोग क्विज भी करवा लेंगे उसी वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हो सकेगा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कंप्लीट कर लूँगा, और हो सकेगा तो शाम तक या फिर कल जो है वो वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगा। लेकिन हाँ, 2.0 चैनल पर आएगा, सो उसको सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए 5वें क्वेश्चन की, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? भाई साहब, एयर इंडिया को तो बेचा है अभी, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को बेचा है। किसको बेचा है? टाटा को। 18,000 करोड़ की टोटल डील हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डील है। एंड साथ में अभी जो आकाशा एयर नाम से एक नई एयरलाइन शुरू होने वाली है, जो कि अभी जो है अगले साल से प्रॉपर रनिंग में आ जाएगी। तो आकाशा एयर जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी जो है इसको मंजूरी दे दी है। अगर बात की जाए तो आकाशा एयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो है राकेश झुनझुनवाला का अगर आपने नाम सुना है तो उन्हीं की ये एयरलाइन होने वाली है। राकेश झुनझुनवाला और जेट एयरवेज के पूर्व CEO हैं विनय दुबे, ये दोनों जो हैं पार्टनरशिप में ये नई एयरलाइन खोलने वाले हैं। विनय दुबे एक्चुअल में आकाशा एयर के भी CEO बनने वाले हैं, और राकेश झुनझुनवाला जो हैं इस कंपनी के मेन ट्रस्टी कह सकते हैं। ये जो है 2022 के मध्य से काम करना शुरू कर दी जाएगी। तो आकाशा एयर का थोड़ा सा आपको नाम याद रखना है। ये अभी जो है नई एयरलाइन होने वाली है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय अभी कौन है मंत्री? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है नागरिक उड्डयन मंत्री है। और नागरिक उड्डयन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने अभी देहरादून में दून ड्रोन मेला का उद्घाटन किया। तो दून ड्रोन मेला जो है ये देहरादून में शुरू किया है नागरिक उड्डयन मंत्री ने। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए 6th क्वेश्चन की, हाल ही में जो है किस देश की सेना ने वेलायत नाम से युद्धाभ्यास शुरू किया? भाई साहब, वेलायत युद्धाभ्यास शुरू किया है, और ये क्या है? ईरान ने। ईरान आपको याद रखना है, इसने जो है अपने अगर बात की नॉर्दर्न बॉर्डर, कल या परसों के वीडियो मैंने ईरान के मैप को बताया था, अच्छे से वो जरूर से देख लेना, रेगुलर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो वहाँ पर जो है वेलायत के बारे में मैंने आपको मतलब जो है ईरान का मैप बताया था। ऊपर जो है अजरबैजान से इनका मैप मिलता है। तो अजरबैजान और ईरान के संबंध आजकल अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए जो है वेलायत युद्धाभ्यास अभी जो है ईरान ने किया है अजरबैजान की सीमा के आसपास में।
तो विलायत युद्धाभ्यास यही सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा किस देश से संबंधित है, तो ईरान से संबंधित है। अभी ईरान की वायुसेना और आर्मी ने किया है। ईरान की अगर बात की जाए तो तेहरान कैपिटल है। इब्राहिम रईसी जो है ना, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मतलब राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी, और तोमान है यहाँ की करेंसी। ये 3 पॉइंट आपको ईरान के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। और एक और एससीओ का 9th मेंबर बना है ईरान रिसेंटली, तो वो भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए 7वें क्वेश्चन की, 7वां क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में किस कंपनी को 11वीं महारत्न कंपनी के रूप में दर्जा दिया गया है, तो ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे महारत्न कंपनियां, तो जी हाँ बिल्कुल, जो पब्लिक सेक्टर की बैंक्स होती है मतलब पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होती है पीएसयूज, उनमें अगर बात की जाए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनका टर्नओवर जो है मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस की अगर बात की जाए 5 अरब से भी ज़्यादा, तो इस तरह का जो है अगर बात की जाए मैं आपको बताऊंगा अभी पूरी डिटेल, तो उन कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। अभी भारत में 10 ही पब्लिक सेक्टर की वो कंपनीज है जिनका ये टर्नओवर है। अब ये पब्लिक सेक्टर मतलब ये जो है महारत्न बनने से क्या होता है, तो महारत्न बनने से ये कंपनी जो है अब किसी भी फॉरेन कंट्री में भी जो है अगर बात की जाए वो अपने संबंध स्टेबलाइज कर पाएगी, किसी देश के साथ भी सीधा समझौता कर पाएगी। तो ये काफ़ी कुछ है, अभी मैं आपको बताऊंगा और पूरी लिस्ट भी बताऊंगा कि 10 कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया है, और ये अगर बात की पीएफसी महारत्न श्रेणी में प्रवेश करने वाली भारत की 11वीं सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए 1986 में स्थापना हुई थी एंड न्यू दिल्ली में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर्स। तो ये भी आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में याद रखना है। अब ये हैं भारत की 10 महारत्न कंपनियां। ये मैं आपको बता दूं आपको सोर्स के लिए कि आपको अभी जो है कैसे पढ़ना है। क्यों अभी मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए, ठीक है ना। अभी मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड। अभी जो है ना अगर बात की जाए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की और इस महारत्न कंपनियों की एग्जाम तक की वेबसाइट आपको पता ही होगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर गूगल पे सर्च कर लेना एग्जाम तक, आपको वहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। महारत्न कंपनियाँ, मिनी रत्न कंपनियाँ, ये सभी के सभी किस तरह की कंपनियाँ होती है, इनमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है आप लोग पढ़ सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है ये भी एग्जाम तक की वेबसाइट पर। आप लोग एग्जाम तक वेबसाइट में जाने के बाद महारत्न सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर अगर बात की ये पूरी डिटेल है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सेल है, ओएनजीसी है, आईयूसी है, एनटीपीसी है, सीआईएल है, भेल है, गेल है, एचपीसीएल है, बीसीएल है और पीजीसीआईएल है। साथ में अभी 11वीं बन जाएगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी। अब शॉर्ट में मैंने आपको नाम बता दिया, आप लोग इनके फुल नेम भी याद रखना। जैसे सेल है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस तरह से इंग्लिश में भी याद रख से। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया, आईओसी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सीआईएल है कोल इंडिया लिमिटेड, ये कोयले की भारत में सबसे बड़ी कंपनी अगर बात की जाए तो। और भेल अगर बात की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। गेल कौन सी है, तो गेल है यहाँ पर अगर बात की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एचपीसीएल कौन सी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बीसीएल कौन सी है, भारत कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साथ में पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है 10 महारत्न कंपनियां हैं, बाकी काफ़ी सारी मिनी रत्न कंपनीज भी हैं एंड ये सब कंपनीज के बारे में आपको वेबसाइट पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें 8वें क्वेश्चन की, एनजीटी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। एनजीटी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में था इसलिए मैंने बताया, और ये चर्चा में क्यों था, रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि एनजीटी के पास में जो है सुओ मोटो पावर्स हैं। अब सुओ मोटो पावर्स क्या है, एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा था कि एनजीटी के पास जो है पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर जो है सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि एनजीटी के पास में बिल्कुल पावर है, सुओ मोटो पावर है इसके पास। ये मतलब इसका जो है अगर बात की जाए ये इसका मेन पावर है। और एनजीटी का गठन क्यों हुआ, ये एक ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स एक्चुअल में अगर बात की इनकी स्थापना क्यों की जाती है, किसी भी विशेष मुद्दे को देखने के लिए जल्दी उसका निपटान करने के लिए किया जाता है। और एनवायरनमेंट का मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो एनजीटी के अंदर कोई मामला जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला आता है। आपने सुना होगा एनजीटी जो है बहुत सारे हाईवे या फिर कुछ भी हो औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर जो है लाइसेंस नहीं देता है, तो एनजीटी का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है।
ये अभी अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एनजीटी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैसला कि एनजीटी के पास ये बिल्कुल पावर है, एनजीटी पर्यावरण के मुद्दों पर अपनी इच्छा के अनुसार सुनवाई कर सकता है। एनजीटी की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को एंड इसका एक्ट है एनजीटी एक्ट 2010, ठीक है ना। तो एनजीटी एक्ट 2010 में ये पारित हुआ था, उसके बाद एनजीटी की स्थापना हुई थी और ये 6 महीनों के अंदर अंदर जो है इसका किसी भी फैसले का निपटान करता है। इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको देहरादून, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको इन द कैपिटल न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। 2010 में स्थापना हुई थी। एंड अगर बात की जाए अभी जो है A.K. गोयल जो है ना, ये एनजीटी के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है। ये भी जो है रिटायर्ड जज है, तो ये भी इसके जो है अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड जज ही होते हैं, क्योंकि इसका काम भी फैसला देने का ही होता है। ये आपने देखे होंगे, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हैं तो एनजीटी का नाम आपको बहुत जगह पर मिल जाएगा। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण अगर बात की जाए वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर्स मिलेगा। साथ में IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी वहीं पर मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो एनजीटी के चेयरमैन कौन है, आदर्श कुमार गोयल इनका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में A.K. गोयल भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की, अब यही थे आज के सभी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और लेने थे बट मेरी जो है तबीयत भी अच्छी नहीं थी, बट वीडियो आपको बनाना था क्योंकि एक दिन से गैप आपको मैं और अधिक दे नहीं सकता, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी। हो सकता है कि कुछ एक्सप्लेनेशन में जो है मैं सही से नहीं कर पाया जैसा मैं रोज़ करता हूँ। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो मैंने इतनी तैयारी नहीं की थी पहले, मतलब जो है पूरे फैक्ट्स नहीं देख पाया था एंड नहीं देख पाने के साथ साथ मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, सो मुझे जल्दी थोड़ा सा कंप्लीट करना था वीडियो, इसलिए। बाकी आपको कल से रेगुलर अच्छे वीडियोज मिलेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा हमेशा। ये है आज का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। किस सरकार ने अभी जो है मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है, मेरा घर मेरे नाम योजना जो है ये किसने शुरू किया है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलना है। एंड ये अभी मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में अगर बात की हिंट दे दूं तो इस राज्य के हाल ही में नए मुख्यमंत्री और नए राज्यपाल अपॉइंट हुए हैं। तो अगर आप रेगुलर अपडेट रहते हो आपको पता चल जाएगा कि नए मुख्यमंत्री और नए राज्यपाल कहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।